तो देखो चैप्टर का नाम है मेटलर्जी, और मेटलर्जी में हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेटलर्जी वो ब्रांच है जो कि मिनरल्स के ऊपर स्टडी करता है। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स मेटल्स के कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है। ठीक है, कोई भी मेटल जो है ना वो नेचर में एक कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है, और वो कंपाउंड स्टेट में किसके साथ पाया जाता है? बहुत सारा अर्थली इम्प्यूरिटीज़ के साथ। अरे क्योंकि सीधा सा बात है, कोई भी मेटल अगर कंपाउंड स्टेट में नेचर में अवेलेबल है, अर्थ के क्रस्ट में अवेलेबल है, तो वो उसके साथ साथ अलग अलग इम्प्यूरिटीज़ भी होगा कि नहीं। तो कोई भी मेटल का कंपाउंड जो कि नेचर में पाया जाता है एलोंग किसके साथ? कुछ इम्प्यूरिटीज़ के साथ, जो गंदगी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसे सेपरेट करना पड़ेगा बाद में। तो उस टाइप का कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब देखो ओर क्या होता है? ओर भी एक मिनरल ही है, लेकिन ओर मिनरल का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि ओर वो मिनरल है जिससे आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? प्रॉफिटेबली। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। मान लो कि हम ना नेचर से एक मेटल का कंपाउंड निकाले, ओके, उसमें ना आयरन का परसेंटेज जो है ना वो 70% है, और अल्युमिनियम का परसेंटेज जो है ना उसमें 30% है। समझ में आया? तो इसमें से अगर मैं प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन करूँ तो मुझे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन किसको करने से होगा? आयरन को करने से होगा। अल्युमिनियम को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो उसमें मेरा लॉस है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो देखो इस मिनरल में ना आयरन भी अवेलेबल है, और मतलब आयरन का भी कंपाउंड अवेलेबल है, और अल्युमिनियम का भी कंपाउंड अवेलेबल है। पर मैं जिसका कंपाउंड को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करूँगा, ये मिनरल का नाम उसी मेटल के नाम पे हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे किसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? आयरन को। तो इसीलिए इस पूरा मिनरल का नाम क्या हो जाएगा? आयरन ओर। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबली किसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और बाकी जो बचा हुआ चीज़ है ना वो क्या हो जाएगा? अर्थली इम्प्यूरिटीज, मतलब बाकी चीज़ गंदगी हो जाएगा, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इससे सेपरेट करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ रहा है? तो ओर वो मिनरल होता है जिससे आप जिस मेटल को आप निकालना चाहते हो आप उसको प्रॉफिटेबली निकाल सकते हो। मतलब आपका खर्चा कम लगेगा, क्योंकि देखो कोई भी मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मिनरल से तो आपका उसमें खर्चा भी लगेगा ना। तो हम लोग को उस मेटल को निकालना है जिसमें खर्चा कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अरे समझ में आ रहा है कि पता चला कि आप अल्युमिनियम निकाले और खर्चा हो गया 1 लाख का, और अल्युमिनियम जब मार्केट में जाके बेचे तो आपको 20,000 रुपया मिला। तो ऐसा ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो जिससे प्रॉफिट होगा उसी के नाम पे उस मिनरल का नाम होगा, और उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। तो ओर भी एक तरह का मिनरल ही है, लेकिन उससे मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ ओर है जिसका केमिकल फॉर्मूला और नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे अगर मैं अल्युमिनियम का ओर का बात करूँ तो अल्युमिनियम का ओर 3 टाइप का होता है। एक होता है बॉक्साइट, एक होता है क्रायोलाइट, और एक होता है कोरेंडम। जिसमें से बॉक्साइट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में। कौन सा ओर? बॉक्साइट। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, बाकी लोगों को थोड़ा कम। और जिंक का अगर आप ओर का बात करो तो जिंक का क्या क्या ओर अवेलेबल है? जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट या जिंसाइट जो भी बोल सकते हो, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से अगर आप आयरन का बात करो तो आयरन का जो ओर है वो क्या क्या है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, स्पैथिक आयरन ओर। इसमें से ना ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। ये 3 नहीं बोल के हम बोल सकते ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला और दूसरा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, और ये बॉक्साइट भी पूछा गया है। क्योंकि बॉक्साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे बॉक्साइट से हम लोग कैसे अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी नेचर से कोई भी मिनरल को निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा गंदगी रहता है। तो हम लोग को क्या करना है? पहले उस गंदगी को हटाना है। गंदगी को हटाने का तरीका को क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर का मतलब होता है उसके ऊपर जितना भी गंदगी है उसको हम लोग को क्या करना? हटाना है। उसको हटाने का क्या है? 3 तरीका है। एक तरीका है हाइड्रोलाइटिक मेथड, एक तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक तरीका है फ्लोटेशन। हाइड्रोलाइटिक मेथड में क्या किया जाता है? पानी में आपका उस मिनरल को डाल दिया जाता है, और मान लो कि जो ओर है ना जो हम लोग को चाहिए उसका डेंसिटी ज़्यादा है,
और जो गंदगी है ना उसका डेंसिटी क्या है, कम है। तो जैसे ही वो पानी में उसको हम लोग डिजोल्व कर देंगे और फिर उस पानी को क्या करेंगे, यहाँ से ये जो स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप में आपको दिख रहा होगा ग्रूव है, ग्रूव मतलब गड्ढा है, यहाँ से आपको उस पानी को बहाना है। तो क्योंकि ओर का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, इस गड्ढा सब में अटक जाएगा और जो पानी जो गंदगी है, इम्प्यूरिटीज, वो क्या होगा, पानी के साथ बह के नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, गंदगी अलग हो जाएगा और वो ओर अलग हो जाएगा। तो ये तरीका कब अप्लाई करना है, जब ओर का और गंदगी का डेंसिटी क्या है, अलग अलग। क्योंकि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा उसमें, मतलब वो गड्ढा में अटक जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम है वो बह जाएगा। दूसरा तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आपको तब अप्लाई करना है जब सोच लो कि ओर जो है ना वो मैग्नेटिक नेचर का है और जो गंदगी है वो मैग्नेटिक नेचर का नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ है, इस बेल्ट के ऊपर आपको किसको गिराना है, उस मिनरल को गिराना है। तो जैसे आप उस मिनरल को गिराओगे तो जो ओर होगा ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर का है, तो वो यहाँ, अब देखो यहाँ पे जो रोलर यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ये रोलर क्या चीज से बना हुआ है, मैग्नेट से बना हुआ है। तो जैसे ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है, तो जैसे जैसे ये मिनरल इधर आएगा तो ये मैग्नेट में क्या हो जाएगा, जो मिनरल है, सॉरी जो ओर है वो क्या होगा, चिपक जाएगा, और चिपक के वो यहाँ तक आएगा। अरे क्योंकि वो इसमें चिपकेगा तो वो यहाँ तक आएगा ना, तब तक आएगा जब तक कि वो मैग्नेट के कांटेक्ट में है। और इससे आगे जैसे जाएगा तो मैग्नेट से उसका कांटेक्ट क्या होगा, हट जाएगा। तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो भी बॉक्स रहेगा उसमें कलेक्ट हो जाएगा। और जो गंदगी है ना, क्योंकि वो उसका मैग्नेटिक नेचर नहीं है तो वो यहीं पे गिर जाएगा, तो वो एक अलग बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। तीसरा तरीका है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या किया जाता है, उन ओर को सेपरेट किया जाता है गंदगी से, मतलब मिनरल का उन ओर को गंदगी से सेपरेट किया जाता है जिसमें से ओर जो है ना वो मान लो वाटर सॉल्युबल है, और जो मिनरल है ना, सॉरी जो ओर है वो वाटर सॉल्युबल है, और जो गंदगी है ना वो ऑयल सॉल्युबल है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऑयल और वाटर का क्या ले लिए, मिक्सचर ले लिए, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें उस मिनरल को डाल देंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, हवा पास करेंगे ताकि ना ऑयल और वाटर सब क्या हो जाए, एक साथ मिक्स होने लगे। हवा डालने से क्या होगा, ये इसमें कुछ मूवमेंट चालू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी मिनरल्स है ना वो इसमें अच्छा से क्या होगा, घुल जाएगा। अब घुल जाने के बाद क्या करना, आपको कुछ देरी के बाद इसको मतलब इसको आपको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है। तो आपको पता है कि अगर आप इसको कुछ देरी बाद डिस्टर्ब किए छोड़ दोगे तो जितना भी ऑयल है, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी कम है तो वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और जितना भी वाटर है उसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण नीचे चले जाएगा। और जब ऑयल ऊपर जाएगा तो ऑयल अपने साथ उस गंदगी को लेके भी चले जाएगा जो उसके अंदर डिजोल्व हो चुका है, और वाटर अपने साथ उस मिनरल मतलब उस ओर को भी लेके चले जाएगा जो कि उसमें डिजोल्व हो चुका है। तो इससे क्या होगा, ओर और गंदगी क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं। अब देखो हमारे नेचर में जो भी ओर अवेलेबल रहता है ना, और मतलब जो मिनरल से हमको मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे जो ओर हैं वो दो फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फाइड है, मतलब ये ओर सब सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे आप देख सकते हो एल्युमिनियम का जो ओर है वो सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में नहीं है। लेकिन जो ओर आपको नेचर में सल्फाइड फॉर्म और कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा, उससे पहला स्टेप क्या है, आपको पहला स्टेप में उस ओर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ऑक्साइड में। अरे क्योंकि हम लोग को मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, उसमें जो भी गंदगी था उसको अलग कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ ओर बचा है, और ओर किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, दो फॉर्म में अवेलेबल रहता है, या तो सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट फॉर्म में। अगर सल्फाइड फॉर्म वाला ओर है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का तरीका को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, सल्फाइड वाला जो ओर है ना उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। समझ में आया कि नहीं, एक तरह से बोल सकते हो बर्न किया जाता है। तो जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो गया, और अभी हमारे पास क्या बचा, सिर्फ जिंक ऑक्साइड। अब हम लोग को जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। तो आगे जिंक ऑक्साइड से हम लोग जिंक कैसे निकालेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहला स्टेप समझ में आया, गंदगी हटाना है। दूसरा स्टेप में इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और अगर कोई कार्बोनेट और है ना तो उसको भी हीट किया जाता है, लेकिन इसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हीट नहीं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल है और कैल्सिनेशन प्रोसेस कार्बोनेट ओर के लिए अवेलेबल है। और दोनों में फ़र्क क्या है, रोस्टिंग में एक ओर को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, और कैल्सिनेशन में एक ओर को ऑक्सीजन का एब्सेंस में, ऑक्सीजन का कमी में हीट किया जाता है। तो जैसे ही आप जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। आगे का क्या प्रक्रिया होगा अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया।
तो देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको याद कैसे करना है ये हम ऑलरेडी बताए थे कि आप इसको एक पोएम के जैसे याद कर सकते हो। कृष्णा कार मांगे अल्टो चेन फरारी, पब्लिक कुश्ती होगा आज पटना ऑडिटोरियम में। अब देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो मेटल ओर होता है, मेटल का जो ओर होता है वो नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो है सल्फाइड और कार्बोनेट। और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है, और कार्बोनेट ओर जो रहता है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन का कमी में हीट किया जाता है। तो जब हम लोग कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं ऑक्सीजन का एब्सेंस में, तो वो जो होता है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम लोग सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार अगर आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया, तो इसमें से कोई भी मेटल ऑक्साइड आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सभी मेटल का लिस्ट है, तो इसमें से किसी भी मेटल का ऑक्साइड आपको मिल सकता है। तो अब इसमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड मिलने से उसमें से हम लोग कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर पोटासियम से लेके अल्युमिनियम तक कोई भी मेटल का ऑक्साइड होता है, जैसे पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड, इसमें से किसी भी मेटल का अगर आपको ऑक्साइड मिलता है तो उसमें से आप उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, कौन सा तरीका से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ यहाँ पे, जो एग्जांपल मैग्नीशियम पे अप्लाई हो रहा है वही एग्जांपल वही चीज से आप बाकी को भी समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन सब में से एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो जैसे सोच लो कि आपका पहले जो ओर था वो था मेटल सल्फाइड, तो पहले आप क्या करोगे, सल्फाइड था तो उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हीट करोगे, तो वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जब हीट होगा तो मैग्नीशियम सल्फाइड क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक बार आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, तो अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मैग्नीशियम को अगर निकालना है, अलग करना है, तो आप कौन सा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या करोगे, इसमें से किसी भी मेटल का अगर ऑक्साइड रहेगा तो आपको क्या करना है, उसका कौन सा फॉर्म लेना है, फ्यूज्ड फॉर्म लेना है। फ्यूज मतलब मोल्टेन फॉर्म, मतलब आपको इस मेटल ऑक्साइड का वो क्या करना है, पिघला देना है। पिघलाने से क्या होगा, इसका जो अंदर में जो आयन्स है वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करना है, तो जो पॉजिटिव आयन है वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा जो कि नेगेटिव प्लेट है, और जो नेगेटिव आयन है वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। पॉजिटिव आयन क्या होगा, कैथोड के पास जाके वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और मैग्नीशियम मेटल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी और को भी लिए रहते तो उसी तरह से वो कैथोड के पास डिस्चार्ज हो जाता। और ऑक्सीजन जो है ना वो एनोड के पास जाके, जो कि पॉजिटिव प्लेट है, वहां पर अपना इलेक्ट्रॉन को खो के ऑक्सीजन एटम बन जाएगा, जो कि और ऑक्सीजन एटम से मिलकर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन के वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये तरीका है इन मेटल्स का ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। अगर सोच लो इसके अलावा अगर आपको किसी इन मेटल, ये जो जिंक से लेके कॉपर तक में से कोई भी मेटल का अगर ऑक्साइड रहता और उससे अगर आपको मेटल को अलग करना होता, मतलब मेटल को उसमें से निकालना होता, जैसे इस ऑक्साइड में से मेटल को निकालना होता, जरूरी नहीं कि जिंक ऑक्साइड हो, लीड ऑक्साइड हो सकता है, आयरन ऑक्साइड हो सकता है, मतलब जो इस पे लागू हो रहा है वो इन सब पे भी लागू हो रहा है। मतलब इन सभी का ऑक्साइड से आप कैसे इन सभी का ऑक्साइड से कैसे आप उस मेटल को बाहर अलग कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। कौन कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड जैसे ही मुझे मिला उसको मैंने कार्बन से रिएक्ट किया, तो कार्बन क्या किया, उसका ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और इस तरह से आपको जिंक मेटल मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता और आपको जिंक मेटल यहाँ पे फिर से मिल जाता। और ये इस तरीका में हम लोग क्या किए, ना कार्बन यूज किया ना कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग क्या यूज किया, हाइड्रोजन यूज किए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन को लेके वाटर बन जाएगा और इस तरह से आपको कॉपर मिल जाएगा। अगर ये सब टाइप का मेटल का अगर आपको ऑक्साइड मिलता है, जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड, तो इन सभी मेटल ऑक्साइड से अगर आप उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मेटल को निकालना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब आपको इसको हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो इसका मेटेलिक पार्ट अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन पार्ट जो है वो अलग होकर गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। बाकी ये जो दो लास्ट मेटल है ये नोबल एलिमेंट है, मतलब ये किसी के साथ कंपाउंड स्टेट में नहीं रहते हैं, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि
ये बहुत रेयर एलिमेंट है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड से आप उस मेटल को अलग कर सकते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग मेटल का एक्सट्रैक्ट करने का तरीका उसके ऑक्साइड से अलग अलग है। जैसे पोटेशियम से एल्युमिनियम तक का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिंक से लेके कॉपर तक का तरीका है रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और मर्क्यूरी और सिल्वर का ऑक्साइड का है सिंपली हीट करना है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभी हम लोग बॉक्साइट ओर से हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो ओर है वो एल्युमिनियम का एक ओर का नाम बॉक्साइट ओर है, और हम लोग अभी बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बॉक्साइट ओर जो होता है वो जब नेचर में मिलता है तो वो उसके साथ बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है। तो ये जो आपका बॉक्साइट ओर है Al2O3 2H2O, ये एक इम्प्योर बॉक्साइट ओर है, और इसमें से हम लोग को क्या चाहिए, प्योर बॉक्साइट ओर चाहिए, ताकि हम लोग उसमें से क्या कर सके, आपका एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जैसे एक इम्प्योर बॉक्साइट ओर से प्योर बॉक्साइट ओर निकालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। बेयर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्साइट ओर में जो भी इम्प्यूरिटीज रहता है उसको निकालते हैं, और इस इम्प्यूरिटीज को निकालने को बोलते हैं ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसमें सबसे पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लेना है बॉक्साइट ओर और उसको रिएक्ट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्साइट ओर है इसके अंदर दो इम्प्यूरिटी रहता है, एक है आयरन ऑक्साइड और एक है सिलिकॉन ऑक्साइड। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड के जैसा भी बिहेव करते हैं और बेस के जैसा भी बिहेव करते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे है जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैटेगरी में आता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों का नेचर शो करता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग इस एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, ये इम्प्योर जो बॉक्साइड है जिसका फॉर्मूला है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर होने के कारण क्या हो रहा है, उसको हम लोग किससे रिएक्ट कर रहे हैं, बेस से रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और हम लोग जानते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इस तरीका से ये इम्प्यूरिटीज कैसे सेपरेट होगा। अब देखिए जो आयरन ऑक्साइड है ना वो बेसिक नेचर का है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बेसिक नेचर का है। तो एक बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस दूसरा बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये इम्प्यूरिटीज तो ऐसे ही निकल जाएगा, मतलब ये तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो ये वैसे ही सेपरेट हो जाएगा। अब कौन बचा, अब बचा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों से शो करता है। तो ये बेस से जब रिएक्ट करेगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। और उसके अलावा यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन कौन रिएक्ट करने वाला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या सॉल्ट बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनाता है, सोडियम सिलिकेट सॉल्ट बनाता है। अब देखिए ये दोनों सॉल्ट जो है ना, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये दोनों सॉल्ट क्या होगा, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों सॉल्ट क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व रहेगा। लेकिन ये वाला चीज जो है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर सकते हैं। और ये दोनों क्या हो जाएगा, वाटर में घुल जाएगा। ये भी घुल जाएगा, सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट भी क्या होगा, वाटर में घुल जाएगा। तो अब ये दोनों मुझे इस इम्प्यूरिटीज को हटाना है, क्योंकि सिलिकॉन वाला इम्प्यूरिटी को हटाना है। मुझे सिर्फ एल्युमिनियम वाला ही पार्ट चाहिए, सिलिकॉन वाला पार्ट तो नहीं चाहिए। लेकिन ये दोनों ही वाटर में डिसॉल्व स्टेट में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है जिसके अंदर पानी है, सोडियम एल्यूमिनेट है और सोडियम सिलिकेट है, इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे और इसमें और ज्यादा पानी मिलाएंगे।
तो पानी मिलाने से क्या होता है, ज़्यादा पानी मिलाने से ये जो आपका सोडियम अल्यूमिनेट है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पानी में डिजोल्व ही रहेगा और जो आपका सोडियम सिलिकेट है वो भी पानी में डिजोल्व ही रहेगा, लेकिन जो आपका अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रेसिपिटेट होने से फायदा क्या है, इसको हम लोग पानी से फिल्टर आउट कर सकते हैं। और एक बार ये फिल्टर आउट होकर निकल गया तो इसके अंदर जो वाटर पार्ट है उसको हम लोग को रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना ज्यादा टेम्परेचर में हीट करेंगे। तो जैसे ही आप इस अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को इतना ज्यादा टेम्परेचर में आप हीट करोगे तो इसमें से क्या होगा, वाटर पार्ट अलग हो जाएगा और आपको प्योर अल्युमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, मतलब प्योर बॉक्साइड मिल जाएगा, प्योर अल्यूमिना मिल जाएगा। और एक बार आपको प्योर मेटल ऑक्साइड मिल गया तो अब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप इस ऑक्सीजन को हटा के अल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बाकी इसमें से अल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं ये सॉल्ट कैसे बना उसको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या क्या आयंस है, यहाँ पे Al3+ है, O2- है, वाटर तो है ही, उसके अलावा Na+ है, O2- है और H+ है। यहाँ पे एक अल्युमिनियम आयन और 2 ऑक्सीजन आयन एक दूसरे से मिलकर क्या बन जाएगा, अल्यूमिनेट बन जाएगा, क्योंकि ये 3+ है और ये 2 जब 4, तो ये एक ऑक्सीजन में 2- है तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन में हो जाएगा 4- और 3+ मिलकर हो जाएगा -1, तो ये अल्यूमिनेट बन गया। और यहाँ पे जो सोडियम है वो Na+, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सोडियम अल्यूमिनेट बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ये मतलब ये प्रोडक्ट कैसे आया उसको समझने की कोशिश करिए। मतलब इसमें तो और इसको हम लोग जब ये वाला जो फाइनल प्रोडक्ट आया तो उसको हम लोग क्या किया, डाइल्यूट किए, मतलब इसमें और वाटर ऐड किए। तो वाटर ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, देखिए ये Na+ है, ये Al3+ है, ये O2- है, ये H+ है और वो OH- है। इसमें से ये Na+ और OH- एक दूसरे से जुड़ के क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। और ये जो O2- है और H+ है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को अगर चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा तो ये यहाँ +1 है और यहाँ पे 2- है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा HO-, मतलब ये बन जाएगा OH-, क्योंकि 2 नेगेटिव है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो दोनों मिलके मिल जाएगा तो क्या होगा, OH- हो जाएगा। और ये OH- जो है वो Al3+ के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, Al3+ का 3 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, क्रिस क्रॉस होगा, तो ये हो जाएगा AlOH3। इससे आपको ये प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब देखिए ये प्रेसिपिटेट और जल्दी मिल सके इसके लिए यहाँ पे एक और स्टेप परफॉर्म किया जाता है, ये वाला पार्ट में, उसको बोलते हैं सीडिंग। सीडिंग में क्या किया जाता है, बाहर से अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ऊपर से इस सॉल्यूशन में पहले तो इसको डाइल्यूट कर दिया जाता है, फिर इसमें और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है। और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड होने से क्या होता है, इसमें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाकी जो पानी के अंदर पहले से ही अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है उसके साथ जुड़ के ना एक क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है। और क्रिस्टल फॉर्म करने से क्या है, उनको फिल्टर करना और आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को फाइनली क्या मिल जाता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड। और आगे हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड से क्या करने वाले हैं, अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और हम लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कि कृष्णाकार, मांगे, अल्टो, जेन, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये सभी जो मेटल है इसका अगर कोई भी ऑक्साइड अगर आपको मिलता है तो इसको आप कौन सा तरीका से इसमें से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस तरीका का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस तरीका से इसमें से अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और इससे जो अल्युमिनियम, इस ऑक्साइड से जो अल्युमिनियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, उस तरीका को क्या बोलते हैं, हाल-हार्लोट प्रोसेस बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग अभी बेयर्स प्रोसेस पढ़ चुके थे। बेयर्स प्रोसेस में हम लोग क्या किए, जो हम लोग का बॉक्साइड था ना उसमें से पहले गंदगी को सेपरेट किए और उसको किस में कन्वर्ट किए, अल्यूमिना में कन्वर्ट किए। लास्ट में जो अल्युमिनियम ऑक्साइड मिला था ना उसी को अल्यूमिनियम बोलते हैं। और वो हम लोग को किस फॉर्म में मिला था, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। जब आप अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट किए थे तो उसमें से वाटर अलग हो गया था और वो जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या होता है, उसके सरफेस पे फ्लोट करते रहता है। आप उसको फिल्टर आउट करते हो तो वो जो आपको फिल्टर आउट करने के बाद मिलता है अल्युमिनियम ऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, अल्यूमिना। अब क्या है ना, जो अल्यूमिना मतलब अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उससे हम लोग को अब क्या एक्सट्रैक्ट करना है, अल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो आगे का प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार-हार्लोट प्रोसेस बोलते हैं। हार-हार्लोट प्रोसेस में क्या होता है
कि आप लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड से अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे लिखा भी है रिडक्शन ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड टू अल्युमिनियम। तो इस प्रोसेस में अब एक तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग ये भी जानते हैं कि अल्युमिनियम ऑक्साइड से अगर आप अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको कौन सा तरीका से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने टाइम आप जो अल्युमिनियम ऑक्साइड को लोगे वो किस फॉर्म में लोगे, फ्यूज्ड फॉर्म में लोगे, मतलब मोल्टेन फॉर्म में लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। कितना है, 2050 डिग्री सेल्सियस। और इतना हीट अगर आप दोगे तो आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और उससे आपको अल्युमिनियम जो मिलेगा उससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि ये मेल्टिंग पॉइंट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए ना इसमें 2 और सब्सटेंस मिलाया गया। वो 2 सब्सटेंस क्या क्या है, क्रायोलाइट और फ्लोस्फार। ये दोनों सब्सटेंस क्या करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट को, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। देखो 2050 डिग्री सेल्सियस था जिसको घटा कितना कर देता है, 950 डिग्री सेल्सियस। पहला पॉइंट ये है कि ये क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। दूसरा चीज़ क्या करता है, जो पिघला हुआ अल्युमिनियम ऑक्साइड है ना उसके अंदर अल्युमिनियम और ऑक्सीजन का जो मोबिलिटी है, मूवमेंट, उसको भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि ये दोनों क्यों डाला गया तो पहला चीज़ लिखोगे कि ये क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है ताकि कम टेम्परेचर पे हीट हो सके, मतलब कम टेम्परेचर पे अल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाए, पिघल जाए। और दूसरा चीज़ ये क्यों डाला जाता है, ताकि वो अल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब आयन फॉर्म में आ जाएंगे तो उनका मोबिलिटी को क्या करेगा, एनहांस कर देगा, ताकि ऑक्सीजन ईजिली किसके पास पहुँच सके, एनोड के पास, और अल्युमिनियम ईजिली पहुँच सके कैथोड के पास। अल्युमिनियम आयन इजीली पहुंच सके कैथोड के पास, ऑक्सीजन आयन किसके पास पहुंच सके, एनोड के पास। अब आगे का रिएक्शन देखते हैं। अब देखो हम लोग जानते हैं जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या क्या लिया गया है, एनोड के तौर पे लिया गया है कार्बन, और कैथोड के तौर पे भी लिया गया है कार्बन। और कार्बन किस फॉर्म में लिया गया है, ग्रेफाइट फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन बहुत सारा फॉर्म में अवेलेबल है। डायमंड भी कार्बन का एक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक फॉर्म है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट लिया गया है। अब आगे हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन लिखे हैं, क्योंकि जब भी हम जैसे हम ये वाला चीज़ पिघलेगा तो बहुत सारा आयन क्रिएट्स होगा। तो जब ये क्रायोलाइट पिघलता है तो कौन कौन सा आयन क्रिएट होता है, सोडियम, अल्युमिनियम और फ्लोरीन। ये देखो सोडियम आयन, अल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन। और जब जब फ्लोस्फार पिघलता है, ये क्रायोलाइट पिघला, ठीक है, उसके बाद जब फ्लोस्फार पिघलता है तो क्या क्या आयन मिलता है, कैल्शियम 2+ और फ्लोराइड आयन। और अल्युमिनियम ऑक्साइड जब पिघलता है तो क्या क्या मिलता है, अल्युमिनियम 3+ और O2-। ठीक है। अब आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें अल्युमिनियम जो है ना वो सोडियम से क्या आता है, नीचे आता है। और हम लोग जानते हैं कि वही डिस्चार्ज होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, नीचे आता है। अरे वही डिस्चार्ज होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। तो देख सकते हो ना, सोडियम से क्या हो रहा है, अल्युमिनियम नीचे आ रहा है। तो अल्युमिनियम और सोडियम किसके पास पहुंचेगा, कैथोड के पास पहुंचेगा डिस्चार्ज होने के लिए। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो कैथोड के पास अल्युमिनियम जाके क्या करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, अल्युमिनियम बन जाएगा। अब देखो डिस्चार्ज हो गया, तो हम लोग को अल्युमिनियम ही चाहिए था ना, तो अल्युमिनियम हम लोग को मिल चुका है। अब एनोड के पास कौन कौन जाएगा, एनोड के पास जाएगा फ्लोरीन और ऑक्साइड। तो दोनों में से किसका ज़्यादा रिड्यूस होने का एबिलिटी किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन खो के क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन एटम। और ये ऑक्सीजन एटम फर्दर और ऑक्सीजन एटम से जुड़ के क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। इस तरह से दोनों डिस्चार्ज हो गया। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, अल्युमिनियम तो एक्सट्रैक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे असली प्रॉब्लम यहाँ आ जा रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। और हम लोग को पता है कि हमारा जो एनोड और कैथोड है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। तो जैसे ही ऑक्सीजन बनता है ये कार्बन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करने लगता है। और क्या बनाने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनोड जो है, क्योंकि एनोड के पास प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये कैथोड के पास तो हो नहीं रहा है, तो कैथोड पे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एनोड के पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसे ही इससे ये रिएक्ट करेगा तो एनोड पूरा पूरी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ग्रेजुअली क्या होगा, हमारा एनोड पूरा खत्म हो जाएगा। तो बार बार क्या करना पड़ेगा, एनोड को चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है पता है, ये रिएक्शन होने टाइम इसके ऊपर ना ऊपर से एक छिड़काव दिया जाता है। क्या चीज़ का छिड़काव दिया जाता है, पाउडर कोक का। क्योंकि कोयला जो होता है वो भी कार्बन होता है। तो एनोड वाला सेक्शन में क्या होता है, कोयला का छिड़काव दिया जाता है, ताकि जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो ना वो उस कोयला से रिएक्ट कर ले और ये एनोड को हम लोग क्या कर सके, बचा सके। अरे समझ में आ रही है। तो वही लिखा है, पाउडर कोक इज एडेड टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड। ये सारी चीज़ समझ में आए। देखो एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है जब आप किसी मेटल में कोई दूसरा मेटल को ऐड करते हो या कोई दूसरा नॉन मेटल को ऐड करते हो। मान लो एक पहले से एक मेटल है, पिघला हुआ मेटल,
मतलब एक मेटल मोल्टेन स्टेट में है, उसमें अगर आप बाहर से और मेटल या नॉन मेटल को ऐड करते हो, क्यों ऐड करते हो? ताकि उसका प्रॉपर्टी को क्या कर सको, चेंज कर सको। जैसे कि प्योर आयरन जो होता है ना, वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको आराम से बेंड कर सकते हो, लेकिन जब उसमें कार्बन मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो फिर आप उसको बेंड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जैसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या किया जाता है, आयरन में निकेल, क्रोमियम और कार्बन को ऐड किया जाता है ताकि वो आयरन इजीली जंग नहीं लगे। क्योंकि नॉर्मली आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है, आयरन में रस्टिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ ऐड कर दोगे तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा और वो लंबे टाइम तक क्या होगा, टिकेगा। तो समझ में आया, एलॉय इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उसका प्रॉपर्टी को क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको। तो वही लिखा है, इट इज अ सब्सटेंस प्रिपेयर बाय एडिंग नॉन मेटल और मेटल टू बेसर मेटल। बेसर मेटल मतलब जिस मेटल में आप मिला रहे हो, और बाकी मेटल और नॉन मेटल वो है जिसको आप उसमें डाल रहे हो। समझ में आ रहा है? अरे बेसर मतलब क्या हो गया, जिसका प्रॉपर्टी को आप चेंज कर रहे हो, और जिसके द्वारा चेंज कर रहे हो वो बाकी अदर मेटल हो गया, सुपीरियर मेटल। ठीक है, ये बाबू सुपीरियर नहीं है। अब देखो यहाँ पे ब्रास क्या है, ब्रास क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। अगर आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये क्या चीज़ का मिक्सचर है। ब्रॉन्ज क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर, जिंक और टीन का। ड्यूरेलियम किसका है, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर। मैग्नालियम किसका है, मैग्नेलियम किसका है, अल्मोनियम और मैग्नीशियम। सोल्डर जो सोल्डिंग करने के लिए यूज़ होता है वो लीड और टीन का मिक्सचर है। और स्टेनलेस स्टील क्या क्या चीज़ का मिक्सचर है, आयरन, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। इन सबको मोल्टेन स्टेट में क्या किया जाता है, एक दूसरे से मिला दिया जाता है। अरे समझ में आएगी।